हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में हमने आप सभी के लिए 25 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी को इस क्लास को लास्ट तक करना है। और आप में से बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं कि सर आपकी क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है। तो आप सभी को बता दें, क्लास का जो समय है वो डेली 8:30 PM का है, यानी कि रोज़ रात 8:30 बजे क्लास आपको मिलती है। सभी को समय से क्लास को ज्वाइन करना है। बहुत सारे बच्चे क्लास को लेट से ज्वाइन करते हैं, तो आप सभी को समय का ध्यान रखना है। रोज़ रात 8:30 पर ये क्लास आपको मिलती है, ठीक है। और आप सभी को अपने मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर करने हैं। यहाँ पर ढेर सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, जहाँ से आप लोग बारी बारी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा गया है। और यहाँ पर आपको बताना है एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीएम, मीन्स एटीएम का अर्थ क्या होता है। एनी टाइम मनी होता है, ऑटो, ट्रक ऑफ महिंद्रा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। एटीएम का मतलब क्या होता है, हमने आपको कई बार बताया। इसका मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये कई बार आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है, यानी कि हर बार लगभग एग्जाम में आता है एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ध्यान रखना है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है आधार कार्ड निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है, मीन्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है। आज इस क्लास में 25 प्रश्न है, तो आप सभी को प्रयास करना है, कोशिश करना है कि आपका स्कोर 25 में 25 का होना चाहिए, ठीक है। और आप सभी को लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज आप सभी ने इस क्लास में स्कोर कितना किया है, ठीक है। तो आपको प्रयास करना है कि 25 आपके यहाँ पर सही जवाब होने चाहिए। आधार कार्ड निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, UIDAI के द्वारा आधार कार्ड दिया जाता है या जारी किया जाता है। UIDAI का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कई बार इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आता है। तो आधार, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। UID का ये पूरा नाम होता है। इसका मतलब अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो इसका मतलब होता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के द्वारा आधार कार्ड जारी किया जाता है। एक सवाल और होता है आपके आधार कार्ड से कि आपका जो आधार नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है। तो आपको पता है आपका आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, 12 डिजिट होते हैं, 12 डिजिट होते हैं, है ना। 12 अंकों का एक संख्या होती है, ठीक है। आपके आधार कार्ड में आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताना है POS का अर्थ क्या होता है। पॉस, इसका मतलब क्या होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल आपको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है एक्सेल में जब नंबर टाइप करते हैं तो सेल के अंदर डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है। यानी कि जब आप एक्सेल में कोई नंबर टाइप करते हैं किसी सेल में, तो उस सेल के अंदर जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है। लेफ्ट अलाइन होता है, सेंटर अलाइन होता है, राइट अलाइन होता है, या फिर जस्टिफाई होता है। तो जब आप किसी सेल के अंदर कोई भी नंबर टाइप करेंगे तो उस नंबर का जो अलाइनमेंट होगा वो राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। जैसे मान लिया कि आपकी कोई सेल है, यहाँ पर एक सेल है और इस सेल के अंदर हमने कोई नंबर टाइप किया, हमने 1 टाइप किया, तो जैसे ही हम 1 टाइप करते हैं इसका अलाइनमेंट यहाँ होगा राइट साइड से। और अगर आप कोई लेटर टाइप करते हैं तो उसका अलाइनमेंट कहाँ होगा, जैसे मान लिया आपने ए प्रेस किया तो ए आपका लेफ्ट साइड से होगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है सेल के अंदर जो आपका नंबर होता है उसका अलाइनमेंट राइट साइड से होता है, और जो आपका लेटर होता है उसका अलाइनमेंट आपका लेफ्ट साइड से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट अलाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है यदि आपको प्रस्तुति में सभी स्लाइड समान दिखाना चाहते हैं तो निम्न में से कौन सा आपको इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड एक समान दिखाना चाहते हैं, एक जैसी सारी स्लाइड लगें, तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लाइड लेआउट विकल्प, आउटलाइन व्यू, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, या फिर ऐड अ स्लाइड ऑप्शन। बताओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यानी कि टेम्पलेट क्या होता है, एक ऐसा टेम्पलेट आप इस्तेमाल कर लेंगे जो कि सभी
जो भी आपकी स्लाइड होंगी सभी पर अप्लाई हो जाएगा और सभी स्लाइड आपको एक जैसी देखेगी। अगर आप एक नई स्लाइड बनाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल एम से बना सकते हैं, या फिर स्लाइड ऑप्शन पे जाकर के भी एक नई स्लाइड आप बना सकते हैं। बट क्या है, उस स्लाइड में आप डिफरेंट लेआउट दे सकते हैं या वहां पर अलग अलग आप कलर दे सकते हैं। बट जो आपका स्लाइड टेम्पलेट होता है तो ये एक समान होगा, मतलब एक जैसा ही टेम्पलेट होगा, वो सभी स्लाइड पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पर सारी स्लाइड आपको एक जैसे ही नजर आती हैं। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपने टेम्पलेट को इंसर्ट किया है और आप चाहते हैं कि उसमें भी बदलाव हो जाए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसमें भी बदलाव कर सकते हैं। बट अभी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का इस्तेमाल करके आप सभी स्लाइड के जो लेआउट हैं वो समान रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि यदि आपको प्रस्तुति में सभी स्लाइड समान दिखाना है तो निम्न में से कौन सा आपको इस्तेमाल करना होगा? प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, सामान्यतः ई कॉमर्स किससे जुड़े होते हैं? सामान्यतः ई कॉमर्स किससे संबंधित होते हैं? वीडियो देखने से संबंधित हैं, क्रय और विक्रय से संबंधित हैं, मित्र बनाना, उत्पाद रिव्यू करना। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है? ई कॉमर्स किससे संबंधित होते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्रय और विक्रय से संबंधित होते हैं, है ना। ई कॉमर्स का मतलब क्रय और विक्रय। जैसे मान लिया एक आपकी वेबसाइट है जिसका नाम है अमेजॉन.इन की बात करते हैं अगर, तो अमेजॉन.इन क्या है? एक आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है। यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को आप क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर क्रय विक्रय की बात होती है वहां पर क्या होगा? वो आपका ई कॉमर्स से ही संबंधित होता है, ई कॉमर्स से ही जुड़ा होता है। जैसे आपका अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, है ना, ये सभी आपके ई कॉमर्स से संबंधित ही है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है, बॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? इसका मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, और अगर अभी तक आप सभी ने क्लास को भाई शेयर नहीं किया है तो सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दो, और लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे क्लास को एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, इसका मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी। बॉर्म का मतलब क्या होगा? राइट वंस और रीड मैनी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, कंप्यूटर सिस्टम में शामिल है, क्या शामिल है? हार्डवेयर शामिल है, सॉफ्टवेयर शामिल है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या शामिल है ये आपको बताना है। आपको पता है कंप्यूटर सिस्टम में क्या शामिल है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों शामिल है। इनका मतलब ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, व्यक्तिगत कंप्यूटर एक मेन सर्किट बोर्ड पर कई संख्या में चिप का प्रयोग करता है, इस बोर्ड का नाम क्या होता है? इस बोर्ड का नाम आपको बताना है। इथरनेट, मदरबोर्ड, रेड बोर्ड या ग्रीन बोर्ड? व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल कंप्यूटर एक मेन सर्किट बोर्ड पर कई संख्या में चिप का इस्तेमाल करता है, तो इस बोर्ड का नाम आपको बताना है। तो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो एक मेन सर्किट बोर्ड होता है जहां पर सारे कंपोनेंट होते हैं, आपका प्रोसेसर होता है, इस बोर्ड का नाम क्या होता है? मदरबोर्ड होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, मदरबोर्ड। इसी को आप मदरबोर्ड बोलते हैं। एक और नाम से इसको जानते हैं, इसका नाम होता है पीसीबी। ये भी आपको ध्यान रखना है। पीसीबी का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से भी इस मदरबोर्ड को जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है, ब्लॉग के लिए पोस्ट लिखने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ब्लॉग के लिए अगर आप पोस्ट लिखते हैं तो इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? द एक्ट ऑफ राइटिंग अ पोस्ट फॉर अ ब्लॉग इज कॉल्ड। उसे हम ब्लॉग कहते हैं, ब्लॉगर कहते हैं, ब्लॉगिंग कहते हैं, या फिर ब्लॉगोस्फियर कहते हैं। तो ब्लॉग के लिए पोस्ट लिखने की जो क्रिया होती है ना, उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप ब्लॉगिंग कहते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा, उसी को ब्लॉगिंग कहा जाता है। बट ब्लॉग के लिए जो पोस्ट लिखता है उस व्यक्ति को ब्लॉगर कहा जाता है ना। उस व्यक्ति को ब्लॉगर कहा जाएगा। लिखने की जो प्रक्रिया है उसको आप ब्लॉगिंग का नाम देते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, वह डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जाना जाता है। एक्सटर्नल डिवाइसेज सच एज प्रिंटर, कीबोर्ड एंड मॉडेम आर नोन एज, उनको आप किस नाम से जानते हैं? एड ऑन डिवाइसेज हैं, या फिर पेरिफेरल डिवाइसेज हैं, पीसी एक्सटेंशन स्लॉट एंड ऑन्स, अतिरिक्त हार्डवेयर डिवाइसेज हैं। अब यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर?
तो जो आपकी एक्सटर्नल डिवाइसेज होती हैं, जैसे आपका प्रिंटर हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, मॉडेम हो गया, माउस हो गया, ये आपकी कैसी डिवाइसेज होती हैं? पेरिफेरल डिवाइसेज होती हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। पेरिफेरल डिवाइसेज का मतलब जो एक्सटर्नल डिवाइसेज हैं, आप अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं, उन डिवाइसेज को आप पेरिफेरल डिवाइसेज का नाम देते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा? वी करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको बताना है मुख्य मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, रैंडम और सीक्वेंशियल, रोम एंड रैम, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? ठीक है, मुख्य मेमोरी दो प्रकार की होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका, रोम एंड रैम। आपको पता है रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक चीज आपको यहाँ पर और ध्यान रखनी है, रैम जो होता है आपका एक कैसी होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये आपका वोलेटाइल मेमोरी होता है रैम, जिसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि यहाँ पर डेटा आपका परमानेंट सेव नहीं रहता है ना, यह एक टेम्परेरी मेमोरी है। बट जो आपका रोम होता है ये आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, और इस मेमोरी में डेटा आपका परमानेंट सेव रहता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, आपको ध्यान रखना है। अधिकांश यहाँ से सवाल बनता है कि कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है, तो रोम आपका नॉन वोलेटाइल है और रैम आपका वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है निम्न में कौन एक ग्राफिकल पैकेज है? इसमें से कौन एक ग्राफिकल पैकेज है? कोरल ड्रॉ, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा एक ग्राफिकल पैकेज है? ऑप्शन यहां पर हो जाएगा कोरल ड्रॉ। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, कोरल ड्रॉ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है निम्न में किस कार्य के लिए एमएस वर्ड अनुकूल नहीं है? मतलब किस कार्य के लिए एमएस वर्ड अनुकूल नहीं है? ऑप्शन देखिए, कई प्राप्तकर्ताओं को पत्र भेजने के लिए मुख्य दस्तावेज और डेटा स्रोत का संयोजन करना, वर्कशॉप या सेमिनार में दिखाने के लिए स्लाइड बनाना, पहले से लिखे दस्तावेज को स्वचालित रूप से फॉर्मेटिंग करने के लिए, या 100 पृष्ठों के एक लेख को लिखने के लिए। तो किस कार्य के लिए एमएस वर्ड अनुकूल नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर वी, वर्कशॉप या सेमिनार में दिखाने के लिए एक स्लाइड बनाने के लिए ये अनुकूल नहीं है। बाकी आप प्राप्तकर्ताओं को पत्र भेजने के लिए मुख्य दस्तावेज और डेटा स्रोत का संयोजन कर सकते हैं, पहले से लिखे दस्तावेज को स्वचालित रूप से फॉर्मेटिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और 100 पृष्ठों के लेख को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी कि सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, बट बी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन में बताना है IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है ना? IPv4 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है। IPv4 आता है, कई बार IPv6 आता है, तो दोनों का आपको पता होना चाहिए। IPv4 एड्रेस की अगर बात करते हैं तो आपका 32 बिट का होता है ना, 32 बिट का होता है। बट अगर यही आप IPv6 की बात करते हैं तो IPv6 128 बिट का होता है। दोनों को आपको ध्यान रखना है। 128 बिट क्या होगा? IPv6 एड्रेस होगा, और IPv4 एड्रेस 32 बिट का होता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है MIME का अर्थ क्या होता है? MIME का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन आप सभी को ध्यान रखना है। और यहां पर आपको बताना है कंप्यूटर की कौन सी विशेष पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी है? विच पर्टिकुलर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज एसोसिएटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो इसमें क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा 5, यानी कि 5वीं जनरेशन। ठीक है, कौन सी विशेष पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी हुई है? 5वीं जनरेशन। ठीक है, और कई बार आपसे पूछते हैं कि एआई, इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई का जनक कौन है? आपको ध्यान रखना है, जॉन मैककार्थी एआई के जनक हैं, एआई के फादर हैं। ठीक है, और एआई में इस्तेमाल होने वाली ऐसी पहली भाषा का नाम आपको बताना है। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि एआई में पहली कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा इस्तेमाल हुई थी? तो उसका नाम था लिस्प, जिसका मतलब होता है लिस्ट प्रोसेसिंग, है ना। लिस्ट प्रोसेसिंग ये वो पहली लैंग्वेज है जो एआई में इस्तेमाल की गई थी, और इस लैंग्वेज को भी डेवलप करने वाले व्यक्ति का नाम है जॉन मैककार्थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्न में से कौन विंडो एसेसरीज में नहीं पाया जाता है? वर्ड पैड, नोट पैड, पेंट ब्रश, या फिर इंटरनेट? तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? कौन सा विंडो एसेसरीज में नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, इंटरनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन आपको बताना है आप किसी कंप्यूटर में रिमोट लॉगिन कर सकते हैं कैसे? आप किसी कंप्यूटर में रिमोट लॉगिन कैसे कर सकते हैं? टेलनेट के द्वारा, एफटीपी के द्वारा, एचटीटीपी के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। मीन्स इनमें से किसका इस्तेमाल रिमोट लॉगिन के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, टेलनेट। आपको ध्यान रखना है, टेलनेट आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। और यहाँ पर आपको बताना है एमएस पावर पॉइंट में जूम प्रतिशत का अधिकतम मान कितना होता है। मीन्स आप मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं एमएस पावर पॉइंट में, ठीक है, बताइए। एमएस पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम आप कितना कर सकते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 400% आप मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। 21 कहता है एमएस वर्ड में बैक स्पेस कुंजी कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को मिटाती है, कर्सर जहां स्थित है उस कैरेक्टर को मिटाती है, कर्सर के दाएं ओर के कैरेक्टर को मिटाती है, या फिर एक शब्द को मिटाती है। एमएस वर्ड में जो बैक स्पेस की आप प्रेस करते हैं तो इससे क्या होता है? कर्सर के बाएं ओर के कैरेक्टर को मिटाता है। बैक स्पेस की, जैसे आपका यहाँ पे कर्सर है और आपने बैक स्पेस की प्रेस किया तो ये कर्सर है और इसका बायां किधर होगा? ये होगा। दायां किधर होगा? ये होगा। तो कर्सर के बाईं साइड का ये वाला मिटेगा पहले, फिर ये मिटेगा, ऐसे करके एक एक लेटर को आप मिटा सकते हैं। तो बैक स्पेस हमेशा कर्सर के बाईं तरफ के लेटर को डिलीट करता है और डिलीट की हमेशा कर्सर के दाएं तरफ यानी कि राइट साइड के लेटर को डिलीट करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला करेक्ट है हमारा, ये होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताना है ब्लूटूथ की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, एरिक्सन के द्वारा ब्लूटूथ की खोज की गई थी। आप सभी को ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको बताना है स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। किस शॉर्टकट की से आप हाइपरलिंक को इंसर्ट करा सकते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा कंट्रोल के। कंट्रोल के से आप हाइपरलिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है अनसोलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल को जाना जाता है। अनसोलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल को किस नाम से जाना जाता है? तो हमने आपको कई बार बताया है जो अनसोलिसिटेड ईमेल होते हैं उन्हें स्पैम के नाम से जानते हैं और इन्हें जंक मेल के नाम से भी जाना जाता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा स्पैम आपका ऑप्शन पहला। प्रेजेंटेशन में नई फाइल लेने की शॉर्टकट की क्या होती है? प्रेजेंटेशन में आप एक नई फाइल लेना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शन हो जाएगा वी, कंट्रोल एन से आप एक नई फाइल ले सकते हैं। अगर एक नई स्लाइड लेना है तो कंट्रोल एम होगा, बट नई फाइल लेना है तो कंट्रोल एन होगा, ठीक है। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक शेयर अवश्य करना है सभी बच्चों को, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी को कर लेना है। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर, या फिर हमें मेल कर सकते हैं info.cccbyfc@gmail.com पर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।